4 तारीख 7वां महीना 2012 वो दिन था जब इंडियन प्रेस एसोसिएशन की मैं थाना अध्यक्ष थी और मैं पत्रकारिता से भी जुड़ी थी। तो मैंने उस पेपर में बहुत सारी चीज़ों को उजागर किया था जो अरुण सोंडे से रिलेटेड है। नमस्कार, आदाब। मैं ज़रीन शेख मेरे सभी व्यूवर्स की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सराहा और मुझे पर्सनली रिस्पांस दिया। लेकिन मेरे कुछ व्यूवर्स को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि मैं एडवोकेट हूँ। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि मैं एडवोकेट नहीं हूँ, बल्कि मीडिया और सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़ी हूँ और मैंने बेबाकी से कई करप्ट ऑफिसर्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स का पर्दाफाश किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुझ पर कई सारे झूठे एफआईआर बनाए गए, मुझे तड़ीपार किया गया। मुझ पर और मेरी बूढ़ी माँ और मासूम बच्चों पर कुछ पुलिस की वर्दी में बैठे दरिंदे और समाज में फैले हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दिया और मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मेरे पास माँ बच्चों के साथ सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मेरे दुश्मनों के मंसूबे कामयाब नहीं हुए और आज आप सबकी दुआ से मैं इतना हौसला जुटा चुकी हूँ कि अपने और अपने माँ बच्चों के ऊपर हुए हर जुल्म का हिसाब कानूनी तौर पर सूद समेत लौटा सकूं। जिस कानूनी दावपेच में मुझे फंसाया गया था, उसी कानून की पकड़ में ना सिर्फ गुंडे तबके के लोग हैं, बल्कि कानून की वर्दी में बैठे कुछ अधिकारी भी हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल थाना मुंबई के एक्स कमिश्नर परमवीर सिंह है, जो आज कानून की नज़र में अपराधी है, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं और कानून का रखवाला आज फरार है और बाकी का हाल भी यही होगा। मेरे देश के संविधान पर मुझे भरोसा है और इन सब का हश्र भी वही होगा जो इनके बाप का हुआ है। मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। तो दोस्तों, आज आप लोगों के डिमांड पर मैं अपने हकीकत से आप लोगों को रूबरू कर रही हूँ। हेलो इंडिया, मैं ज़रीन शेख मुंब्रा क्षेत्र में पिछले 15 साल से रहती हूँ। मैं पत्रकारिता और सोशल एक्टिविटी से जुड़ी हुई हूँ। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट अपनी बूढ़ी माँ और बच्चों के साथ में काफ़ी सोशल फील्ड के काम किए हैं और पत्रकारिता के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज किया। मैंने पत्रकारिता के माध्यम से जो भी किया उसकी नतीजा ये हुआ है कि आज की तारीख में मुझे अपनी ज़िंदगी से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दूँ। मुझे जीना नहीं है। इसकी वजह क्या है, मैं कैसे विक्टिम बनी, और ना सिर्फ मैं विक्टिम बनी हूँ बल्कि मेरे साथ में मेरी बूढ़ी माँ, मेरे 2 बच्चे, ये भी मेरे साथ विक्टिम बने हुए हैं। तो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो एक मौत नहीं बल्कि 4 मौत होगी। और ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं अपने आप बीती आप लोगों तक के पहुंचाती हूं। और 2012 में मुंब्रा के तत्कालीन सीनियर इंस्पेक्टर श्री अरुण सोंडे, जो कि एक ही जुरिस्डिक्शन में 3 बार आ चुके हैं, उनका वहां के इलीगल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। और 4 तारीख 7वां महीना 2012 वो दिन था जब इंडियन प्रेस एसोसिएशन की मैं थाना अध्यक्ष थी और मैं पत्रकारिता से भी जुड़ी थी। तो मैंने उस पेपर में बहुत सारी चीज़ों को उजागर किया था जो अरुण सोंडे से रिलेटेड है, जिसके अंदर रेती माफिया हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, नशा अभियान हो और बेगुनाहों पर बनती हुई झूठी एफआईआर हो। ऐसी कई चीज़ें थी जो अरुण सोंडे के खिलाफ मैंने उजागर किया था, जिसके अंदर कहीं ना कहीं अरुण सोंडे का समर्थन था और काफ़ी इलीगल काम जो है अरुण सोंडे के समर्थन से मुंब्रा में धड़ल्ले से चल रहा था। एक विक्टिम था सद्दाम, जिसकी लड़ाई को मैंने आगे बढ़ाया था। वो सद्दाम जो कभी अरुण सोंडे का खबरी हुआ करता था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अरुण सोंडे के बारे में वो जानता था। और जब अरुण सोंडे की ज़्यादती बढ़ गई, अरुण सोंडे की इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ गई, तब इसी सद्दाम ने आवाज़ उठाया था और उसके पास ऐसे कई सबूत थे और इसी की लड़ाई को मैंने आगे बढ़ाया था। 4 तारीख को जब मैंने इंडियन प्रेस एसोसिएशन के लेटर हेड पे सभी आला अधिकारी को पूरे प्रूफ के साथ में एक एलिगेशन दिया था और 7 तारीख को 2 दिन बाद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जब मैं पूरे सबूतों के साथ में अरुण सोंडे को एक्सपोज करने आ गई थी।
सुबह के वक्त मैंने पेपर डिक्लेयर किया और अपने पेपर को एलिगेशन को सभी आला अधिकारी के पास डिस्पैच किया। शाम में मेरे ऊपर पहली एफआईआर एक्सटॉर्शन की बनी, जो कि एक बिल्डर की है। और वो बिल्डर कहीं ना कहीं जैसे कि न्यू बॉम्बे का लवली हत्याकांड ले लो, जिसके अंदर जो एक्यूज़ है आफ्ताब, वो मेरा कंप्लेनर बनता है। तो पुलिस की और मेरे कंप्लेनरों की कितनी साठगांठ है, ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। 4 तारीख को मेरी पहली एफआईआर एक्सटॉर्शन की बनी। जिस दिन 2 दिन के बाद जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, उस वक्त मेरी सेकंड एफआईआर बनी 420 सिविल एज वेल एज क्रिमिनल। उसके बाद में ऐसे कई एलिगेशन बनाए गए झूठे, और उसी के बेस पर धड़ाधड़ मेरे पर एफआईआर बनती चलेगी। अब ये एफआईआर का ना तो मुझे कोई समन है, ना कोई स्टेटमेंट है, और ना ही किसी तरह से लीगल प्रोसीजर पूरी की गई, बल्कि एक पत्रकार था सुल्तान रिजवी, मुमरा का एक पत्रकार, क्रिमिनल किस्म का तबके का बंदा, जो कि जिसको पत्रकारिता की दूर दूर तक की कोई नॉलेज नहीं है, जिसने पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ क्राइम के लिए उसने पत्रकारिता से जोड़ा था, और जिसका तड़ीपार ऑर्डर निकला था भूगे सर के टाइम पे, उसका तड़ीपार ऑर्डर निकला था। तो वो सोंडे से एक कॉम्प्रोमाइज़ उसने कर दिया, और सोंडे के सामने वो बैठा कि मेरा तड़ीपार कैंसिल कर दो, तो मैं जो है आपको कंप्लेनर हायर करूँगा। और जितनी भी मुझ पर एफआईआर बनी, जितने भी एलिगेशन हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान रिजवी, उसके सोकॉल्ड पत्रकार, या फिर उसकी अपनी पत्नी, इस तरह से पूरा ही ग्रुप जो है मेरा कंप्लेनर बनता है। अब इसका जो तड़ीपार निकला था उसका क्या हुआ, यह आप लोग इसको समझो। अच्छा, जितने भी मेरे पर एफआईआर बनी, तो उस एफआईआर का अरुण सोंडे का पूरा ये एक कॉन्स्पिरेसी थी कि हमको कहीं से बेल न मिले, क्योंकि जितनी भी एफआईआर बनी सारी ही नॉन बेलेबल थी। और उसने ये साजिश रचा था कि 8 के एलिगेशन तो उसी वक्त बन रहे थे, और उसी एलिगेशन के बिना पर एफआईआर बनती चली गई थी, और उसी एफआईआर के बिना पर सारे जो नॉन बेलेबल थे, तो उसका एक साजिश ये थी कि हम किसी भी तरह से जेल से बाहर ना आए। एक बेल अगर हमें मिलती है तो दूसरी कस्टडी देने के लिए पुलिस तैयार है, इस तरह की पूरी एक साजिश बनाई गई थी। लेकिन पहली एफआईआर में तो मुझे पुलिस कस्टडी एज वेल एज जेल कस्टडी देनी पड़ी। सेकंड एफआईआर जो 420 सिविल एज वेल एज क्रिमिनल बनाई गई थी, उसके अंदर सेशन कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, जो कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर मेरा नहीं है, कि जो सिविल था उसको सेशन कोर्ट लिखता है इट सीम्स टू बी अनबिलीवेबल, और जो क्रिमिनल था इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी। तो इस बेस पर हमको बेल मिल गई। उस वक्त अरुण सोंडे को पहला झटका लगा, क्योंकि वो कभी नहीं सोचा था कि हमें इसमें बेल मिल जाएगी। फिर उसने तीसरी एफआईआर बनाई 326 की। 326 भी नॉन बेलेबल थी, और सेशन ने बेल को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब हम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई गई, और इट इज़ नॉट अ ग्रीवियस हर्ट, और ऑन डेट बेसिस हम लोगों को 324 में वो एफआईआर कन्वर्ट हो गया और हमको बेल मिल गई। तो यहाँ अरुण सोंडे का सबसे बड़ा ये सेकंड झटका था। तो जितनी भी एफआईआर बनी गई थी, जिसका पेपर डिक्लेयर ऑलरेडी सुल्तान रिजवी ने किया था, एलिगेशन के बारे में भी उसने जिक्र किया था, काफ़ी बदनामी किया था, तो वो एफआईआर को दबा दिया गया। और 2012 में मैं उसी एलिगेशन और उसी शिकायत और उसी एफआईआर को लेकर मैंने तकरार निवारण में ये डाला था कि ये सब एफआईआर या एलिगेशन या जो भी झूठी फेक शिकायतें हैं, उसके ऊपर पुलिस प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रही है। अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे सज़ा दो, और अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मुझे इंसाफ दो। लेकिन उस वक्त सिर्फ मुझे एश्योरेंस दिया गया कि नहीं, वो सिर्फ एक एलिगेशन था और ऐसी कोई एफआईआर नहीं बनी है। इस तरह से मुझे एश्योरेंस देकर चुप बिठाया गया, और इस तरह से जो 8 एफआईआर मुझ पर बननी थी वो उस वक्त दबाई दी गई। कुछ किसी तरह से प्रेशर में आके कुछ एनजीओज आगे आ गए थे, कुछ पत्रकार आगे आ गए थे, जिसकी वजह से उस वक्त वो एफआईआर 2012 में जब अरुण सोंडे को ये पता चला कि मुझे कोर्ट से बेल मिल रही है, तब उसने अपनी नई साजिशों का शुरू करना चालू कर दिया। इस बीच मुझे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बुलाया भी गया, मुझे डराया गया, धमकाया गया, और अच्छे से बोला गया, पैसों की भी डिमांड की गई। इस बात के कुछ लोग गवाह भी है। और जब मैं नहीं मानी और मैंने इस चीज़ को हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया, और बहुत सारे एनजीओ और पत्रकार सामने आए थे, जिसकी वजह से अरुण सोंडे प्रेशर में आ गया था।
लेकिन जब मैं उसकी कहा नहीं मानी, किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए राज़ी हुई और अपने इस लड़ाई को मैं आगे बढ़ाने लगी, तब मुझे अरुण सोंडे ने अपनी कैबिन में बुलाकर बाकायदा मुझे चैप्टर केस और तड़ीपार करने की धमकी दिया। और ये चीज़ उसी दिन मैंने एलिगेशन हायर अथॉरिटीज़ को दिया कि मुझे चैप्टर केस और तड़ीपार करने की धमकी दी जा रही है। लेकिन उस पर भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली और आखिर अरुण सोंडे ने मुंब्रा से ट्रांसफ़र होते होते जब उसका ट्रांसफ़र हो गया, उसके खिलाफ कई एलिगेशन हाई कोर्ट में डाले गए, जो आज भी वो हाई कोर्ट में एलिगेशन चल रहे हैं। तो जब वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, तब जाके उसने जाते जाते मेरा तड़ीपार नोटिस निकाला और तड़ीपार नोटिस में ये 3 FIR का जिक्र किया। एक औरत के मनोबल को कमज़ोर करने के लिए 3 FIR, जिसको कोर्ट से अभी जुडिशियल मैटर, 3 FIR जो कि जुडिशियल मैटर है, जिसको हम अभी, मैं आरोपी सिद्ध भी नहीं हुई हूँ, सिर्फ एक FIR बनी है, उसके ऊपर मुझे मुंब्रा से तड़ीपार किया गया। और ये साथ में लिखा गया कि मैं मुंब्रा के ठेले वालों से, दुकानदारों से चाकू के नोक पर हफ्ता वसूली करती हूँ। मैं मुंब्रा के लिए, मुंब्रा क्षेत्र के लिए खतरनाक साबित हो रही हूँ, इसीलिए मुझे तड़ीपार किया जाए। ये नोटिस अरुण सोंडे ने ट्रांसफ़र से पहले दे दिया। और जब मैंने इस नोटिस का जवाब दिया, मैंने मीडिया पर्सन को ऑन कैमरा बाइट्स मीडिया वालों ने मुंब्रा के पूरे जितने भी ठेले वाले हैं, दुकानदार हैं, आम पब्लिक है, कॉरपोरेटर है, जितने भी जिम्मेदाराना लोग हैं, उनसे एक बाइट्स ली गई, एक इंटरव्यू लिया गया कि क्या वाकई मुझे तड़ीपार किया जाना चाहिए। उस वक्त उन लोगों का जो इंटरव्यू था, उन लोगों की जो राय थी, उस बेस पर उस वक्त के ACP श्री अमित काले जी ने मुझे ये आश्वासन दिया कि आपका तड़ीपार नहीं होगा। और लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे इन राइटिंग पुलिस वालों से लेना चाहिए था, ACP से लेना चाहिए था कि मुझे तड़ीपार नहीं किया जा रहा है, कि तड़ीपार कैंसलेशन का लेटर लेना चाहिए था, जो मैंने नहीं लिया। और इसके बाद में 2012 में कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। मैं ये चाहती थी कि मुझे तड़ीपार करने से पहले पुलिस एक बार समझती कि ये क्या साजिश, जबकि मैं एलिगेशन लिख रही हूँ, हाई अथॉरिटीज़ को दे रही हूँ। उस वक्त श्री RR पाटिल थे होम मिनिस्टर, उन तक के भी एक डेलीगेशन बैठा, उनको भी बताया गया कि ये साजिशें मुंब्रा में चल रही हैं। उन्होंने उस वक्त कमिश्नर को रिटर्न में दिया कि इसकी तहकीकात किया जाए। अब कमिश्नर ने होम मिनिस्टर को क्या जवाब दिया, वो आगे जो बनने वाली FIR है वो ये साबित करती है कि उन्होंने उस वक्त क्या जवाब दिया होगा। अगर उस वक्त कोई पॉजिटिव एक्शन होता तो उसके इस तरह की मेरी तड़ीपारी और FIR नहीं बनते। लेकिन 2012 में एक औरत को 3 FIR के बेस पर तड़ीपार किया गया, ना कोई कॉम्बिंग ऑपरेशन। मैं तो ये चाहती थी कि मेरा तड़ीपार करने से पहले एक कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाता, लोगों से पूछा जाता, राय मशवरा लिया जाता कि क्या मुझे तड़ीपार होना चाहिए। इतने बड़े बड़े क्रिमिनल मुंब्रा में पड़े हैं, उनको तड़ीपार नहीं किया जाता। खुद मेरे कंप्लेनर सुल्तान रिजवी, जिसके ऊपर विनय भंग, अटेम्प्ट टू रेप का केस, कई सारे उसके ऊपर एक्सटॉर्शन के केस है, दंगा फसाद फैलाने के केस है, ऐसे कई केसेस में घिरा हुआ है, जिसके ऊपर असदुल्ला हनफी जो टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके मर्डर के चार्जेस उसके ऊपर चल रहे हैं, अटेम्प्ट टू रेप के केस चल रहे हैं। ऐसे पत्रकार को, ऐसे क्रिमिनल लोगों को छोड़कर मुझ जैसी एक अबला नारी को तड़ीपार किया गया। और तड़ीपार का असर मुझ पे कम बल्कि मेरी बुरी माँ और मेरे 2 बच्चों के ऊपर पड़ा, जिसका मेरे सिवा कोई भी नहीं है। ये वीडियो एक प्रेस रिलीज़ की है जिसे अपलोड किया है, और इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ ये मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगी। मेरे हौसले बुलंद है और मैं आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।